वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी? लाइफ में मुझे कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है, सक्सेसफुल होना है और बहुतों को इंस्पायर करना है। अगर आप भी इसी तरह की सोच वाले एम्बिशियस इंसान हैं, तो आज की मूवी आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल कहानी होगी। ये मूवी रियल लाइफ पर आधारित है। मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर, ये नाम तो शायद हर किसी ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। वैसे ये आइटम्स है ही क्या? बस दो बंस के बीच में पैटी, जो कि मीट या चिकन से बनता है, जिसके साथ प्याज चीज वगैरह रखकर सर्व किया जाता है। इस सिंपल से फूड आइटम के लिए इतना क्रेज क्यों? कितना मामूली सा लगता है ना सुनने में। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आज की मूवी देखकर आपकी सोच जरा बदल भी सकती है, क्योंकि बर्गर नाम के इस फास्ट फूड के जरिए पूरी दुनिया में एक फूड एम्पायर को एस्टेब्लिश करने वाले एक आदमी की सच्ची कहानी पर आधारित है आज की मूवी। आज जो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। आप शायद बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि एक जमाने में इस साम्राज्य का ओनर, जिसकी उम्र उस वक्त लगभग 52 की हो चुकी थी, वो गली गली सड़कों पर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करता था। वो जितना बेचता उसी के हिसाब से उसे पैसे मिलते और उसी कम पैसों में वो अपना परिवार चलाता था। ऐसे आदमी ने मैकडॉनल्ड्स नाम के एक ब्रांड की जिम्मेदारी ली और अपनी काबिलियत के बल पर उसने उस छोटे से ब्रांड को किस तरह से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया और लगभग एक बहुत बड़े फूड एम्पायर की स्थापना की। ये हम देखेंगे आज की इस मूवी में, जो 2016 में रिलीज हुई थी। नाम है द फाउंडर। और हमें उम्मीद है कि ये मूवी हर किसी को अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए जरूर इंस्पायर करेगी। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है 1954 में, जब हमें रे क्रॉक नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। इसके लिए उसने लाइफ में कई सारे बिजनेसेस ट्राई किए, अलग अलग काम किए, लेकिन एक में भी वो सफलता नहीं मिली जो वो चाहता था। फिलहाल उसने मिल्क शेक बनाने वाली मशीनों का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और हर मशीन को बेचने में बहुत मेहनत लगती है। दिन भर कई सारी दुकानों में जाकर वो इस मशीन को मार्केट करता, उसे बेचने की कोशिश करता। आज भी वो अपना एक मशीन बेचने के लिए इस दुकान में जाकर उस मशीन के बारे में A to Z सारी चीजें, सारी डिटेल्स बताता है और उस दुकानदार को उसे खरीदने के लिए बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है। सब कुछ सुनने के बाद दुकानदार कहता है कि तुम काफी अच्छा बोल लेते हो, लेकिन मुझे इस मशीन की जरूरत ही नहीं है, प्लीज मुझे अपना काम करने दो। रे उदास हो जाता है कि आज पूरा दिन उसने एक भी मशीन नहीं बेचा। वो वापस गाड़ी में जाकर अपनी डायरी चेक करता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि महीने में उसने कितनी मशीन बेची। वो देखकर परेशान हो जाता है कि पूरे महीने में वो सिर्फ 2 मशीन बेच पाया था। लंच का वक्त हो गया था और वो पास ही के कैफे में फूड ऑर्डर करने बैठा होता है। ऑर्डर करने के आधे घंटे के बाद ही उसे फूड मिलता है। हर जगह उसे इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है कि फूड के इंतजार में उसे रोज आधा घंटा वेस्ट करना पड़ रहा है। फिर और भी कई दुकानों में जाकर मशीन की मार्केटिंग करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रात हो जाती है और वो घर से बहुत दूर आ चुका था, इसीलिए वो उस रात वहीं एक छोटे से लॉज में रुकता है। रे की उम्र 52 की हो चुकी है और उसे ये बात खाई जाती है कि इतनी उम्र हो गई है, लेकिन लाइफ में सफल नहीं हो पाया मैं। इस उम्र में भी देखो मुझे दिन भर इस तरह धूप में भटक कर मशीनें बेचनी पड़ रही है और वो भी कोई खरीद नहीं रहा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उसे दोस्तों डर है कि उसकी बाकी की उम्र यूं बेकार ही ना कट जाए। इस तरह से वो बहुत ही इनसिक्योर फील करने लग जाता है। जब भी वो इस तरह हिम्मत हार कर बैठ जाता है ना, तो एक मोटिवेशनल स्पीच सुनता है। आज भी वो उसी स्पीच को सुनते हुए अकेला बैठा किसी सोच में डूबा होता है और अगले दिन फिर वही मशीन बेचने निकलता है। एक जगह रुककर वो अपनी कंपनी के स्टाफ को कॉल करके पूछता है कि आज फोन पर कोई ऑर्डर मिला है क्या। वो बताती है कि मैकडॉनल्ड्स नाम के एक रेस्टोरेंट से 6 मशीन्स का ऑर्डर आया है। कहकर वो रे को उनका फोन नंबर भी देती है। ये सुनने के बाद तो रे की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो तुरंत ही मैकडॉनल्ड्स को कॉल करता है, तो वो कहते हैं कि हाँ, हमें 6 नहीं 8 मशीनों की जरूरत है और वो भी जल्द से जल्द। एक्साइटमेंट के मारे रे कहता है कि यस सर मैं अभी लेकर आता हूँ अभी। कहकर वो कॉल काट देता है और तुरंत पहुंच जाता है मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में। मन ही मन उसे घबराहट भी होती है कि ये लोग 8 मशीन्स क्यों मांग रहे हैं, इतनी मशीनों का कोई क्या करेगा। लेकिन वहां पे कस्टमर्स की लंबी लाइन लगी होती है और तब रे रियलाइज करता है कि ओहो, तभी इन्हें इतनी मशीनों की जरूरत है। वो भी लाइन में लग जाता है और उनके रेस्टोरेंट से बर्गर, कोको कोला और फ्रेंच फ्राइज वगैरह खरीदता है। ऑर्डर करने के बाद 1 ही मिनट के अंदर उसे उसका फूड मिल जाता है। और यहाँ पर रे हैरान, क्योंकि इससे पहले जिन रेस्टोरेंट्स में वो गया था वहाँ कम से कम आधा घंटा उसे लगता था खाना मिलने में, लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने तुरंत ही दे दिया। रे पूछता है कि तुम लोग प्लेट में सर्व नहीं करते क्या। मैकडॉनल्ड्स वाला कहता है कि नहीं सर, प्लेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस रैपर में रखकर आप इसको खा सकते हैं और खाने के बाद रैपर को उस तरह ट्रैश में फेंक दीजिए। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला है इन लोगों ने। ये सोचकर रे उस बर्गर को खाता है और उसका टेस्ट इतना लाजवाब, तो वो समझ आता है कि इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे कस्टमर्स की भीड़ लगी हुई है। वो दूसरे कस्टमर्स को भी फूड को एकदम एंजॉय करके खाते देखता है। तब वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स के ओनर आते हैं, जो कि रे से उसके मिल्क शेक मशीन को खरीदने के लिए मान जाते हैं। इतना ही नहीं, वो रे को अपने रेस्टोरेंट में ले जाकर उसे वहाँ हो रहे काम को भी दिखाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है और ये लोग अपने अपने काम में बिल्कुल माहिर हैं।
वो बताते हैं कि एक छोटी सी भी गलती हो गई तो फूड का टेस्ट बदल सकता है। फिर चाहे वो बन में केचप रखने की बात हो, या पिकल या प्याज या बीफ को मैश करके राउंड शेप में बनाकर कुक करने की, या फिर उसके साथ चीज को ऐड करके बंस के बीच में रखकर टेस्टी बर्गर तैयार करने की बात हो, हर चीज में बारीक से बारीक प्रोसेस का ध्यान रखा जाता है। देखने में तो बहुत ही सिंपल सा बर्गर लगता है, लेकिन रे अपनी आंखों से देखता है कि उसे बनाने में इतनी बड़ी टीम की मेहनत लगती है और उसे बहुत ही परफेक्ट और हाइजीनिक तरीके से ये लोग बना रहे हैं। रे काफी इंप्रेस हो जाता है कि ओहो, इन्हीं वजहों से इस एरिया में इनके रेस्टोरेंट का कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे दोस्तों, इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं दो भाई जिनके नाम है डिक और मैकडोनाल्ड। इनसे मिलकर और इनके काम को देखकर रे को उनमें दिलचस्पी होने लगती है कि इन लोगों ने कहां से शुरुआत की होगी और किस तरह ये लोग सफलता के इस पड़ाव पर पहुंचे होंगे। उनसे दोस्ती बढ़ाने के लिए रे कहता है कि देखो, आपने हमारी कंपनी से 8 मिल्क शेक मशीन्स खरीदी हैं, इसीलिए कंपनी की तरफ से मैं आप दोनों को डिनर पे लेकर जाना चाहता हूँ, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। दोनों भाई भी मान जाते हैं और उस रात रे उन्हें एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो रे को अपनी बैक स्टोरी बताते हैं। असल में यही दो भाई हैं मैकडोनल्ड्स के ओरिजिनल फाउंडर्स। जब दोनों बहुत ही यंग थे तो इनके परिवार की हालत कुछ ठीक नहीं थी। दोनों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। किसी अच्छी नौकरी की तलाश में दोनों शहर आए थे। यहाँ इन्हें कोलंबिया पिक्चर्स के लिए ट्रक चलाने का काम मिला था। उस काम को करते करते दोनों को मूवीज के बारे में काफी नॉलेज मिली। दोनों ने थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिए थे। तब दोनों भाइयों ने एक छोटा सा थिएटर शुरू किया, लेकिन वो थिएटर ठीक से चला नहीं और इन्हें उसे बंद करना पड़ गया। उस वक्त शेयर मार्केट क्राइसिस की वजह से पैसों की सर्कुलेशन कम होने लग गई थी, जिसकी वजह से लोग ज्यादातर थिएटर्स नहीं आते थे। लेकिन प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, लोगों को फूड की जरूरत तो होगी ही। इसी सोच के साथ इन्होंने अपने एरिया में एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया, लेकिन वो कोशिश भी फ्लॉप ही रही क्योंकि वहां लोग आते ही नहीं थे। तब इन्होंने रियलाइज किया कि इस छोटे से टाउन में इस तरह के रेस्टोरेंट तो नहीं चलेंगे, तो क्यों ना हम शहर में एक रेस्टोरेंट खोले। और तब दोनों ने मिलकर पहले वाले रेस्टोरेंट को बंद कर दिया और ऐसा ही एक रेस्टोरेंट शहर में लगाया। इतना ही नहीं, अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में इन्होंने 27 फूड आइटम्स रखे और शुरू में ये रेस्टोरेंट काफी अच्छा चलने भी लग गया था, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस मंदा होने लगा। इसके कुछ कारण भी थे, जैसे कि ये ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स थे जहां लोग गाड़ी में आते और ओपन स्पेस में अपनी गाड़ी पार्क कर लेते थे। इनके स्टाफ ऑर्डर लेने के लिए उनके पास जाते थे और फिर फूड को उनके कार में ही सर्व करते थे। इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें ऑर्डर लेने के लिए और सर्व करने के लिए और भी स्टाफ को रिक्रूट करना पड़ा था और जाहिर है उन्हें पगार भी देनी पड़ी। इतना ही नहीं, सर्व करते वक्त या कस्टमर्स की गलती से सर्विंग प्लेट्स वगैरह डैमेज हो जाते थे। ये सारी चीजें इनके मुनाफे को कम कर रही थी। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इन्होंने अपने रेस्टोरेंट में कुछ बदलाव किए, जैसे कि इनके मेन्यू आइटम्स में सबसे पॉपुलर था हमबर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रेंच फ्राइज। तब इन्होंने फैसला किया कि 27 फूड आइटम्स के बजाय वो सिर्फ इन 3 पॉपुलर आइटम्स पर अपना पूरा ध्यान लगा देंगे। और तो और कार में सर्व करने का सिस्टम भी हटा दिया गया, जिससे कि सर्विंग स्टाफ का कॉस्ट कम हो जाएगा। और रही बात प्लेट्स के डैमेज होने की, तो इन्हें लगा कि प्लेट्स के बजाय क्यों ना हम रैपर्स में अपना आइटम्स कस्टमर्स को सर्व करें, ताकि फूड को खाकर वो उन रैपर्स को कचड़े में फेंक कर चले जाएं। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। मतलब कि जब प्लेट ही नहीं रहेगा तो टूटने का सवाल ही नहीं उठता। इससे प्लेट्स और क्रॉकरीज का भी कॉस्ट कम हो जाएगा। ये बदलाव उतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किए गए, क्योंकि कस्टमर्स को तो कार में बैठकर खाने की आदत पड़ चुकी थी। वो कार से उतरकर काउंटर से अपना ऑर्डर लेना नहीं चाहते थे। इसी वजह से फिर इनका बिजनेस धीमा होने लग गया। दोनों भाई तंग आ गए थे कि क्या करें। लगभग 1 महीने के लिए इन्होंने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया, पर इस दौरान उन्होंने अपना दिमाग लगाया और ये सोचा कि हमें अपने रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा करना होगा जो उसे दूसरे रेस्टोरेंट से खास बनाए, तभी तो लोग यहाँ पर आएंगे। इस मकसद के लिए वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में गए और उन्होंने देखा कि हर जगह पे ऑर्डर करने के 25 या 30 मिनट्स बाद ही कस्टमर को फूड मिल पाता था, क्योंकि ऑर्डर काउंटर से लेकर फूड प्रिपरेशन और उसके बाद ऑर्डर को कस्टमर्स तक पहुंचाने तक का जो सर्कल था उसमें काफी टाइम लगता था। तो इन्हें लगा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ऑर्डर के बाद कस्टमर्स को 30 सेकंड्स या फिर 1 मिनट से ज्यादा वेट ना करना पड़े। इसके लिए हमें अपने रेस्टोरेंट का इंटीरियर चेंज करना पड़ेगा। वो अपने सारे स्टाफ को एक टेनिस कोर्ट में लेकर जाते हैं और वहाँ किचन के इंटीरियर का एक ड्राइंग बनाकर अपने स्टाफ को उसमें काम करने की प्रैक्टिस देते हैं। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद उनके स्टाफ उस डिजाइन में बिल्कुल भी बिना किसी अड़चन के बड़ी आसानी से और स्मूथली काम कर पाते हैं और इस डिजाइन में वो 1 मिनट से कम समय में ऑर्डर को पूरा कर पाते हैं। तो जब इस डिजाइन में सफलता मिल जाती है तो वो इसी डिजाइन के हिसाब से अपने रेस्टोरेंट किचन का इंटीरियर भी चेंज कर देते हैं। ये सारी अरेंजमेंट्स करने के बाद वो अपने रेस्टोरेंट फिर खोलते हैं, लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आता। उन्हें लगता है कि यार हमारी सारी मेहनत और लगन बेकार ही चली जाएगी क्या। तो वो रेस्टोरेंट को बंद करने वाले होते हैं कि तभी वहां पर एक छोटा लड़का आता है और पूछता है कि अंकल मुझे 3 बर्गर्स चाहिए, कितना टाइम लगेगा। वो उस बच्चे को 1 मिनट में 3 बर्गर्स बना कर दे देते हैं। और ये 3 बर्गर्स इनके रेस्टोरेंट के लिए क्या जादू करने वाले थे, ये शायद इन लोगों को उस वक्त अंदाजा नहीं था।
जब वो लड़का बर्गर्स खरीद कर वहां से जाता है तो उसे देखकर वहां पर एक गाड़ी आ जाती है, फिर उसके बाद एक और गाड़ी, और इस तरह से ढेरों कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और पैदल जाने वाले लोग ढेरों में वहां पर आते हैं और लाइन में खड़े होकर अपना ऑर्डर ले जाते हैं। कुछ लोग तो वहीं खाने भी लगते हैं। इस तरह धीरे धीरे इनका बिजनेस जमने लगा और आज इस पड़ाव पर आकर खड़े हुए हैं ये दोनों भाई। दूसरे रेस्टोरेंट्स के बाहर सिगरेट वेंडिंग मशीन्स होते थे, लेकिन इनके रेस्टोरेंट में वो नहीं रखी गई थी, और शायद इसीलिए लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर आकर इनका फूड खाने लग गए थे। इनकी काफी अच्छी रेपुटेशन भी बन गई। अब दोस्तों, इनकी ये पूरी कहानी सुनकर रे समझ जाता है कि ये सफलता इन्हें एक रात में तो नहीं मिली थी, बल्कि कई साल की मेहनत, लगन और नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से मिली थी। दैट्स वेरी इंप्रेसिव। तो ये सोचने के बाद उस रात रे को नींद नहीं आती। वो ठान लेता है कि मुझे भी उन भाइयों की तरह कुछ कर दिखाना है। अगले दिन वो मैकडॉनल्ड भाइयों से मिलता है और कहता है कि आप अपने इस रेस्टोरेंट को और भी जगहों में फ्रेंचाइज के तौर पर क्यों नहीं खोल लेते, बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। पर वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा? हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। शुरू में सब अच्छा था, लेकिन बाद में वहाँ पर वो क्वालिटी, स्पीड और वो टेस्ट मेंटेन नहीं किया जा पाया जो हम यहाँ पर करते हैं। मतलब हुआ ये कि हम दूसरे ब्रांचेस पर ध्यान भी नहीं दे पाए और उन्हें भी बंद करना पड़ गया। हम नहीं चाहते थे कि दूसरे ब्रांचेस की वजह से हमारे इस ओरिजिनल ब्रांड को कोई ठेस पहुंचे। ये सुनने के बाद रे वहां से चला जाता है, लेकिन उसे अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। घर जाकर वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी बनने का सोच रहा हूँ। वो अपनी वाइफ को अपना पूरा प्लान बताने लगता है, लेकिन वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार रे इस तरह के बिजनेसेस में पैर पसार कर नाकाम हुआ था। कुछ कर दिखाने के चक्कर में अक्सर घर से और अपनी वाइफ से दूर ही रहा है वो। इनकी शादी को 30 साल हो चुके हैं और इनके बच्चे भी नहीं हैं अभी तक। रे तो कहीं ना कहीं चला जाता है, लेकिन उसकी वाइफ को जिंदगी भर इस घर में अकेला ही गुजारा करना पड़ा है। बिजनेस शुरू करने में पैसे बर्बाद हुए वो अलग है। इस तरह वो अपने मन की बातें रे पर झाड़ कर चली जाती है कि तुम्हारी वजह से आज तक मैं कभी खुश नहीं हो पाई। और देखो यार, उसका गुस्सा भी जायज है, ये रे भी जानता है। अगले दिन वो रोज की तरह वही मिल्क शेक मशीन बेचने के लिए निकलता है। ना तो वो बिकता है और ना ही रे को अब तक उसे बेचने में कोई इंटरेस्ट आया। तो अब वो एक पक्का फैसला लेकर फिर से मैकडॉनल्ड भाइयों से मिलने जाता है। इस बार वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बताता है कि मैं आपका फ्रेंचाइजी बनना चाहता हूँ, मुझ पर देखिए, विश्वास कीजिए। यहाँ पर फूड में जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं वही मैं उस ब्रांच में भी फॉलो करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि तुम थोड़ी देर बाहर वेट करो, हम आपस में बात करके डिसाइड करते हैं। रे भी बाहर वेट करने लगता है। यहाँ दोनों भाई डिस्कस करते हैं कि आदमी भरोसेमंद लगता है और मेहनती मालूम होता है, क्यों ना एक बार ट्राई कर लिया जाए। लेकिन हाँ, उसे उसकी मर्जी से नहीं बल्कि हमारे तरीके से काम करना होगा। हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी ताकि वो हमारे ही कंट्रोल में रहे, वरना अपने रेस्टोरेंट का नाम खराब हो सकता है भाई। इस तरह दोनों डिसाइड करके वो रे को हाँ कर देते हैं और अगले ही दिन लॉयर के सामने वो रे को मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी बनाने के लिए एग्रीमेंट भी साइन करवा लेते हैं। अब रे को मैकडॉनल्ड्स के अपने आउटलेट के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी और वहां पर रेस्टोरेंट बनाने और स्टाफ को हायर करने का सारा खर्चा भी खुद उठाना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, तो वो लोन मांगने बैंक जाता है। लेकिन यहाँ बैंक तो उसे लोन देने से रहा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार रे इस तरह के बिजनेस के लिए लोन ले चुका था और एक भी बार उसने ठीक से भरपाई नहीं की थी। पर मैनेजर कहता है कि एक रास्ता है, तुम अपना घर हमारे पास गिरवी रखकर लोन ले सकते हो। और रे फिर अपनी वाइफ को बिना बताए घर के डॉक्यूमेंट्स को बैंक में गिरवी रखकर लोन ले लेता है और रेस्टोरेंट के लिए एक अच्छी सी जगह भी देख लेता है। उसमें कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन एक डर भी है, क्योंकि आज तक उसने कई बिजनेसेस ट्राई किए, कोशिश की, लेकिन इस बार तो उसने अपना घर गिरवी रख लिया है। और अगर ये बिजनेस सफल नहीं हो पाया तो घर के साथ साथ उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली जाएगी, इस बात का डर है उसे। वो खुद को हिम्मत देने लग जाता है कि नहीं, ये तेरा लास्ट चांस है रे, तू कर सकता है, इसे हाथ से जाने मत दे यार, अगर ये गया तो तेरी लाइफ गई। आखिरकार वो उस जगह को लीज पे ले लेता है। फिर वो अपने रेस्टोरेंट का ब्लूप्रिंट रेडी करके मैकडॉनल्ड भाइयों को भेजता है, लेकिन वो कहते हैं कि इसे अप्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा आर्किटेक्ट फिलहाल यहाँ पर नहीं है। उनके अप्रूवल के बिना रे रेस्टोरेंट नहीं बना सकता था, ये प्रॉब्लम थी। रे को जरा गुस्सा भी आता है, क्योंकि उसने अपना घर गिरवी रखकर लोन लिया था। अगर रेस्टोरेंट जल्द से जल्द नहीं बना और उसमें मुनाफा नहीं हुआ तो वो कहीं का नहीं रहेगा। कुछ दिन के बाद आखिरकार वो उस प्लान को अप्रूव कर देते हैं और रेस्टोरेंट का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाता है। और तब कोका कोला कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को रे के इस नए रेस्टोरेंट में प्रमोट करने के लिए कोई डील साइन करने की कोशिश करते हैं। इसके जरिए रे की काफी अच्छी कमाई होगी। तो रे मैकडॉनल्ड भाइयों से इस बारे में बात करता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैकडॉनल्ड्स शुरू करने से पहले तुम इस तरह के प्रमोशन एग्रीमेंट्स पर साइन नहीं कर सकते। अब दोस्तों, बात यह है कि इस रेस्टोरेंट के जरिए जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज शेयर ही रे को मिलेगा, लेकिन इस तरह के प्रमोशन से जो उसे रकम मिलेगी उससे वो कुछ हद तक अपना लोन भर पाएगा, क्योंकि ये एक तरह से साइड इनकम होगी। लेकिन मैकडॉनल्ड भाइयों की परमिशन के बिना वो अपनी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं कर सकता।
जैसे तैसे रेस्टोरेंट्स बनकर तैयार हो जाता है। रे काफी अच्छे स्टाफ को काम पे रखता है और मैकडोनल्ड्स नाम देखकर यहाँ पे भी काफी कस्टमर्स खाने के लिए आ जाते हैं। रे के स्टाफ नए हैं तो रे उन्हें बारीक से बारीक चीजें सिखाता है। बन में कितना केचप स्प्रेड करना होता है, मांस कितना पकाना चाहिए, चीज कितना होना चाहिए, कितना पिकल रखना चाहिए, ये सब कुछ वो उन्हें बताता है और काफी अच्छे से पूरे रेस्टोरेंट को मैनेज करता है। जोरों शोरों से काम चल रहा होता है। फाइनली रे को काफी टाइम के बाद खुशी मिलती है, लेकिन घर जाकर उसकी वाइफ अकेलेपन से लड़ रही होती है। काफी उदास होती है बेचारी वो। रे भी उसकी फीलिंग्स को समझता है और उसे थोड़ा चीयर अप करने के लिए अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाता है। अब क्या है कि रे के फ्रेंड्स काफी अमीर हैं और सबके सब बिजनेस करते हैं। एक रे है जो अभी तक किसी भी बिजनेस को ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो अब तो कुछ कर रहा है ना, और कुछ हद तक वो खुश भी है। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि भाई आजकल क्या कर रहे हो तुम? तो रे कहता है कि मैंने मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइज लिया है, वही चला रहा हूँ। और तभी रे को आइडिया आता है कि ये लोग काफी अमीर हैं। अगर मैं इन्हें मैकडोनल्ड्स में इन्वेस्ट करने को कहूँ तो मैकडोनल्ड्स के और भी ब्रांचेस खोल सकता हूँ। तो फिर वो अपने फ्रेंड से इस बारे में बात भी करता है और वो भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम जरूर मैकडोनल्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन रे ने यहाँ पर दोस्तों मैकडोनल्ड भाइयों के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया था उसके हिसाब से मैकडोनल्ड्स ब्रांड नेम उनका है और उनकी परमिशन के बगैर रे कोई कदम नहीं उठा सकता। तो इसीलिए वो मैकडोनल्ड भाइयों को इस बारे में लेटर भेजता है। छोटे भाई डिक को तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और मैक से कहता है कि देख, पहला फ्रेंचाइज अभी खुला नहीं कि दूसरा चलाना है, इसको बताओ। मुझे तो लगता है कि ये मैकडोनल्ड्स का नाम खराब करके ही छोड़ेगा। लेकिन मैक कहता है कि ये मैकडोनल्ड्स हमारा ब्रांड है और जब तक ये दूर दराज की जगहों पे नहीं पहुंचेगा तब तक इसकी पहुंच एक छोटी सी जगह तक ही सीमित रहेगी। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा ब्रांड दुनिया भर में फेमस हो? एक काम करते हैं, दूसरे फ्रेंचाइज की परमिशन दे देते हैं। इस तरह रे को दोस्तों परमिशन मिल जाती है। अब रे दूसरा फ्रेंचाइज खोलता है जिसे उसके वो अमीर इन्वेस्टर फ्रेंड्स चलाते हैं। वहाँ पे भी काफी अच्छा बिजनेस चलता है। अब एक दिन रे उस नए रेस्टोरेंट को देखने जाता है कि वहाँ किस तरह से काम चल रहा है, लेकिन वहाँ सिर्फ मैकडोनल्ड्स का नेम लगा हुआ है। बाकी बर्गर का टेस्ट किसी भी मायने में ओरिजिनल मैकडोनल्ड्स बर्गर जैसा नहीं होता। रे को बड़ा गुस्सा आता है और वो बर्गर को लेकर अपने उन फ्रेंड्स के पास जाता है जो कि गोल्फ खेल रहे होते हैं। रे तो गुस्से में उन पर चिल्लाता है कि यार ये क्या है, मैंने तुम लोगों पर भरोसा करके तुम्हें ये फ्रेंचाइज दिया, ये बर्गर का टेस्ट तो बहुत ही गंदा है और मैकडोनल्ड्स की पहचान ही बर्गर है और तुम लोगों ने तो उसका टेस्ट ही खराब कर दिया। ये देखो, इस बर्गर में केचप बहुत ही कम है और पिकल तो ना के बराबर रखा हुआ है, मांस ओवर कुक हुआ है और प्याज ठीक से नहीं काटा गया। इस तरह की ढेरों खामियां वो बताता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को फ्रेंचाइज देकर लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसे तो मैकडोनल्ड्स को पूरी तरह से बंद करना पड़ जाएगा। लेकिन तब उसके फ्रेंड्स बहुत ही कैजुअली कहते हैं कि भाई इतना अकड़ क्यों रहा है तू, हमने तुमसे फ्रेंचाइज थोड़ी ना मांगा था, वो तो तुमने ही रिक्वेस्ट की थी कि इन्वेस्ट करो। हम कई सारे बिजनेस चलाते हैं और हमें लगा कि एक और बिजनेस कर लेंगे तो और पैसा मिल जाएगा। अब इतनी छोटी सी बात को इतना बतंगड़ बना रहे हो, बताओ। रे कहता है कि भाइयों ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं चलेगा। ये कहकर वो उनका कॉन्ट्रैक्ट उसी समय कैंसिल कर देता है। फिर वो अपनी पुरानी कंपनी में जाता है जिनके लिए वो मिल्क शेक मशीन बेचा करता था। वहाँ के स्टाफ को एक आदमी बाइबल बेचने की कोशिश कर रहा होता है पर वो मना कर देती है, तो वो आदमी उदास होकर चला जाता है। लेकिन हाँ, रे उससे पूछता है कि तुम ये बाइबल क्यों बेच रहे हो, बताओ, कहीं ये धर्म प्रचार का तो नहीं कर रहे तुम काम? पर वो कहता है कि जब पेट खाली हो तो काहे का धर्म प्रचार सर, मैं तो बस थोड़े पैसों के लिए बाइबल बेचकर अपना गुजारा कर रहा हूँ। रे उसकी वेदना बखूबी समझ सकता है क्योंकि रे खुद भी कभी न कभी इस तरह के काम करता था। कितनी ठोकरें खाई थी उसने अपने मिल्क शेक मशीन को बेचने के लिए। वो समझ जाता है कि ये आदमी मेरी ही तरह स्ट्रगल कर रहा है, अगर इसको सही मौका मिले तो ये कोई ना कोई काम करेगा और अपनी लाइफ में कुछ कर पाएगा। रे पूछता है कि देखो, मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम उसका काम सीख कर उसे मैनेज कर पाओगे? मुनाफे में मैं तुम्हें इतना % शेयर दूंगा, बताओ। ये कहकर वो उस आदमी को उस नए रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसे उसके फ्रेंड्स चला रहे थे, वही वाला। दर दर भटक रहे उस आदमी को ये मौका मिलता है तो वो बड़ा खुश होता है। वो और उसकी वाइफ मिलकर उस नए मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट को चलाने लग जाते हैं। लाइफ में कुछ कर दिखाने की चाह हो और ऐसे में कोई इस तरह का मौका दे देना तो उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए दोस्तों, और मेहनत से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। वो आदमी भी वही करता है और रेस्टोरेंट को बिल्कुल ही केयरिंग तरीके से चलाता है। फूड क्वालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और इसी वजह से पहले से ज्यादा कस्टमर्स वहां पर आने लगते हैं। रे के लिए ये एक सीख बन जाती है और वो दूसरों को भी मोटिवेट करता है, लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कभी गिव अप मत करना। मुश्किलों से गुजर रहे कई लोगों को वो अपने रेस्टोरेंट्स में काम देता है दोस्तों, इतना अच्छा काम करता है वो। एक के बाद एक करके वो कई और मैकडोनल्ड्स ब्रांचेस भी खोलता है। अब रे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ उसका उठना बैठना होता है। यहाँ मैकडोनल्ड भाइयों में से मैक तो इस बात से खुश है कि मैकडोनल्ड्स का नाम हर तरफ फैल रहा है, लेकिन डिक को हमेशा डर लगा रहता है कि रे जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आगे चलकर खुद हमारे लिए कहीं खतरा न बन जाए। पर रे खूब तरक्की कर रहा होता है। 2 साल बीत जाते हैं और अब रे एक बहुत बड़ी जगह पे
मैकडोनल्ड्स शुरू करने के सिलसिले में किसी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ वो एक औरत से मिलता है जिसका नाम है जोआन। रे को जोआन बड़ी पसंद आ जाती है और रे उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन जोआन उस रेस्टोरेंट के ओनर की वाइफ होती है। दोस्तों ये भी बात है, और ये जानकर भी रे की नजरें उस पर से हटती नहीं। लगता है उसे भी रे पसंद है। और अब मीटिंग के बाद वो घर आता है। उसकी और उसकी वाइफ की जरा सुलह हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। ऐसे में एक दिन रे की सेक्रेटरी उसे बताती है आपके बैंक अकाउंट में बहुत ही कम पैसे हैं, और रे चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तो अब सेक्रेटरी क्लियर करती है। उसके अकॉर्डिंग रे ने पहले जो रेस्टोरेंट खोला था उसके मुनाफे का सिर्फ 1.4% रे को मिलता है। उसके बाद रे ने मैकडोनल्ड्स के जितने भी फ्रेंचाइज खोले उनके मुनाफे का 1% उसे नहीं मिलता, बल्कि पूरा मुनाफा मैकडोनल्ड भाइयों को जाता है। ये सुनकर रे बौखला जाता है और उसे बड़ा गुस्सा भी आता है। वो तुरंत मैकडोनल्ड भाइयों को कॉल करता है कि मेरे शेयर बढ़ाओ, मुझे जो मुनाफा मिल रहा है उससे मैं मैकडोनल्ड्स के और ब्रांचेस खोलने में लगा रहा हूँ। मैकडोनल्ड्स ब्रांड को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपना दिमाग लगाया, नए नए तरीके अपनाए, रातों की नींद खोकर मैंने अपनी मेहनत से ब्रांचेस को खड़ा किया है। मैं खुद हर ब्रांच के लिए इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहा हूँ और फिर बड़ी मुश्किल से उनके साथ डील साइन कर रहा हूँ। और इतना कुछ करने के बाद मुझे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक रेस्टोरेंट का, वो भी 1.4%। मेरा शेयर परसेंटेज बढ़ाओ। पर यहाँ डिक नहीं मानता और कहता है कि शुरुआत में हमने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसी के हिसाब से हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं, अब उसे हम नहीं बदल सकते। रे कहता है तो वो तो सिर्फ एक रेस्टोरेंट के लिए था, लेकिन अब देखो मेरी बदौलत हर तरफ आपके रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। कम से कम उसे ध्यान में रखते हुए आप तो मुझे 4% दे ही सकते हो। लेकिन डिक उसकी एक नहीं सुनता और कॉल काट देता है। ऐसे में बैंक से कलेक्शन एजेंट घर आ जाता है रे के, और क्योंकि रे ने अपने घर को गिरवी रखकर लोन लिया था जिसकी भरपाई नहीं की गई थी, तो इस वजह से अब रे की वाइफ को भी पता चल जाता है कि रे ने घर गिरवी रख लिया था। वो तड़प उठती है कि यहाँ वहाँ हर जगह लोन लेने के बाद अब रे ने इस घर तक को नहीं छोड़ा। रे गुस्से में बैंक जाकर मैनेजर पर बरस पड़ता है कि तुमने मेरे घर पे आदमी क्यों भेजे। वो कहता है क्यों भेजेगा, क्या मतलब, तुमने 3 महीने की किश्त जमा नहीं की है। मैंने तुम्हारे घर नोटिस भी भिजवाया था लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मजबूरन मुझे एजेंट को भेजना पड़ गया। रे चिल्लाता है कि आइंदा तुम्हारे आदमी मेरे घर पर आए ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, तुम्हारा पैसा भागा नहीं जा रहा कहीं, दे दूंगा किश्तें। कहकर रे चला जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट जाता है और देखता है कि आइसक्रीम रखने के लिए वहाँ फ्रीजर रूम है जिसे चलाने के लिए काफी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। इसी वजह से रेस्टोरेंट का खर्चा बढ़ रहा है और मुनाफे में कमी भी हो रही है। ये सारी बातें उसे उसका पीए बताता है जो पहले इस रेस्टोरेंट में एक स्टाफ हुआ करता था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर रे ने उसे अपना पीए का काम दे दिया। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को कम करने के लिए उन्हें कुछ सोचना पड़ेगा। इसी बीच जोआन और उसका पति रे से मिलते हैं क्योंकि वो मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं। असल में ये लोग पहले से एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं और इन्हें इस बिजनेस में काफी एक्सपीरियंस भी है। वो बताते हैं कि आपके फ्रीजर रूम के लिए बड़ी मात्रा में बिजली खर्च होती है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स में मिल्क शेक सर्व किया जाता है, लेकिन वहाँ पे भी दूध आइसक्रीम के लिए फ्रीजर की जरूरत होती है, इसीलिए हमने एक नई तरकीब निकाली है। असल में हमें इस मिल्क शेक पाउडर के बारे में पता चला है जिसे फ्रीजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कहकर वो एक सेशन निकालकर उसका पाउडर पानी में मिक्स करती है और कहती है इसे ट्राई करो और बताओ कैसा लगा। रे उसे पीकर देखता है तो एकदम दूध का बना मिल्क शेक ही लगता है, टेस्ट में थोड़ी भी कमी नहीं होती। रे कहता है वाओ ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, ना दूध की जरूरत और ना फ्रीजर की जरूरत, बिजली का खर्चा भी कम। वो तुरंत ये बात भाइयों को बताता है, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं कि कस्टमर्स हमसे मिल्क शेक की उम्मीद रखते हैं तो हमें उन्हें मिल्क शेक ही देना है, ना कि मिल्क शेक फ्लेवर वाले किसी पाउडर को मिक्स करके देना है। हमें याद रखना इस बात का, ऐसा करना कस्टमर्स के साथ धोखा होगा समझे, और हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। रे चिढ़ जाता है क्योंकि पहले से वो उसको सिर्फ 1.4% दे रहे हैं और जब रे बिजली का खर्चा भी कम करके मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है उसमें भी वो अड़चन डाल रहे हैं। इसी बीच बैंक से एक और नोटिस घर आ जाता है। इस बार रे बैंक जाकर अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करता है और कहता है कि प्लीज आप मुझे मेरे बिजनेस के नाम पे लोन दीजिए, उसमें मुझे मोहलत भी ज्यादा मिलेगी। मैनेजर कहता है कि बिजनेस लोन चाहिए तो वो ब्रांड आपके नाम पे होना चाहिए, लेकिन आप तो सिर्फ फ्रेंचाइजी हो, इसलिए बिजनेस लोन देना इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ बैठा एक आदमी इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। रे बैंक से बाहर निकलता है और अब उसको डर जकड़ लेता है कि दूसरे बिजनेसेस की तरह इस बार भी कहीं वो हार ना जाए। तब वो आदमी जो बैंकमैन की बातें सुन रहा था वो रे से बात करके कहता है मैं 2-3 बार आपके रेस्टोरेंट में आया हूँ, काफी अच्छे बर्गर्स बनाते हो आप। कस्टमर्स की भीड़ देखकर तो मुझे लगा कि आप काफी ज्यादा कमा लेते होंगे, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि मामला कुछ और ही है। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। रे उसे अपने ऑफिस में लेकर आता है और वो आदमी रेस्टोरेंट के सारे अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स चेक करने लग जाता है। तब वो रे को एक बात बताता है कि मैकडोनल्ड भाइयों के इस एग्रीमेंट के हिसाब से मैकडोनल्ड भाई जहाँ भी अपने रेस्टोरेंट खुलवाते हैं उस जमीन को 20 साल के लिए लीज पर ले लेते हैं। उसी जमीन पर रे ने भी अपना रेस्टोरेंट खोला है। इस वजह से मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा उस जमीन के ओनर यानी उसे लीज पर लेने वाले मैकडोनल्ड भाइयों को ही जाता है। वो आदमी बताता है कि अगर आप उस जमीन को ही खरीद लो
तो पूरा मुनाफा आपका हो जाएगा। इस तरह से अगर आप मैकडॉनल्ड्स के सारे रेस्टोरेंट्स की जमीन खरीद लें तो मैकडॉनल्ड्स के हर रेस्टोरेंट का मुनाफा आपको ही मिलेगा। इन्वेस्ट करने वाला हर इंसान इसी तरह के एग्रीमेंट को फॉलो करता है, पर लगता है आपको ये बात पता नहीं थी। इस तरह वो आदमी जैसे रे की आंखें खोल लेता है। लेकिन अब जमीन खरीदने के लिए रे के पास पैसे तो है नहीं। असल में ये आदमी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और एक फाइनेंस कंपनी चलाता है। वो कहता है कि पैसों की फिक्र मत करो, तुम पहले तो एक रियल एस्टेट कंपनी को अपने नाम पर रजिस्टर करवाओ। मैं अपने 4 इन्वेस्टर्स के कॉन्टैक्ट्स तुम्हें दे सकता हूँ, जिन्हें तुम अपनी रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लेना और फिर उनके इन्वेस्टमेंट के जरिए तुम मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स की जमीनें खरीदना शुरू कर देना। अब जब जमीन तुम्हारी हो जाएगी तो रेस्टोरेंट्स का पूरा मुनाफा भी तुम्हारा हो जाएगा। उससे तुम अपना पूरा लोन चुका पाओगे और सारे रेस्टोरेंट्स भी तुम्हारे हो जाएंगे। रे को दोस्तों बस यही तो चाहिए था। वो उस फाइनेंसर का बताया हुआ तरीका अपनाता है और एक एक करके सारे मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स की जमीनें खरीदने में लग जाता है। और इस बात से मैकडॉनल्ड भाइयों को काफी हद तक धक्का लग जाता है, जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। डिक तुरंत रे को कॉल करके कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ इस तरह से जमीन नहीं खरीद सकते। ओके, रे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट के लिए था, लेकिन मैंने मैकडॉनल्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ कुछ किया ही नहीं है। जमीन तो मैंने अपनी रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर खरीदी है, जिसका मैकडॉनल्ड्स वाले एग्रीमेंट से कोई लेना देना है ही नहीं। मैकडॉनल्ड्स का हर काम आपके एग्रीमेंट के हिसाब से ही होगा। मैकडॉनल्ड्स के दरवाजे के बाहर कदम रखते ही आपका दायरा खत्म हो जाता है और वहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर दोनों भाई हिल जाते हैं और अब रे जुआन का बताया हुआ वो मिल्क शेक पाउडर मंगवा लेता है और उसे जगह जगह सेल्स भी करवाने लग जाता है, जिससे उसे काफी मुनाफा मिलता है। रेस्टोरेंट की जमीन भी उसकी हो चुकी थी, तो रेस्टोरेंट का पूरा मुनाफा भी उसी को मिलता है। बहुत ही कम समय में वो अपना सारा लोन चुकाने में सफल हो जाता है। बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा होता है। ऐसे में डिक उसे फिर कॉल करता है कि तुम हमारी परमिशन के बिना मिल्क शेक पाउडर यूज नहीं कर सकते। रे कहता है कि देखो, अब ये जमीन मेरी है, ये रेस्टोरेंट भी मेरा है। वैसे मैं मैकडॉनल्ड्स में मिल्क शेक पाउडर नहीं यूज कर रहा हूँ, बल्कि उसे तो बाहर सेल कर रहा हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैकडॉनल्ड्स के बाहर मैं क्या करता हूँ उसमें तुम कोई सवाल नहीं कर सकते। हमारा एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ मैकडॉनल्ड्स को लेकर हुआ था, समझे। अब डिक को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन रे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर जुआन और रे के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। जुआन अपने पति को तलाक दे देती है और यहाँ रे भी अपनी वाइफ से तलाक मांगता है। वो भी कई सालों से रे के साथ सिर्फ नाम के वास्ते जी रही थी और अपनी मैरिड लाइफ से तंग आ गई थी, इसीलिए वो तुरंत तलाक देने को तैयार हो गई। एलिमनी के तौर पर रे उसे वो घर, गाड़ी और मेंटेनेंस के लिए बहुत बड़ी रकम देकर उससे तलाक ले लेता है। एक तरफ रेस्टोरेंट्स तो दूसरी तरफ रियल एस्टेट बिजनेस, दोनों में रे की बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है। इतना ही नहीं, वो अपनी रियल एस्टेट कंपनी का नाम भी द मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन रख देता है। मैकडॉनल्ड भड़क जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारा ब्रांड नेम अपनी रियल एस्टेट कंपनी को देने की। रे कहता है कि तुम्हारा ब्रांड नेम, ठीक से याद करो उन दिनों को जब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक रेस्टोरेंट था। दूसरे ब्रांचेस खोलने तक में तुम दोनों सफल नहीं हुए और अपने छोटे से रेस्टोरेंट को ही तुम दोनों दुनिया मान कर जी रहे थे। अगर मैं ना होता तो तुम लोग उस एक रेस्टोरेंट में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते। उस एरिया के बाहर तो किसी को पता तक नहीं चलता कि ऐसा कोई रेस्टोरेंट भी है। पर मैंने तुम्हारे ब्रांड में जान डाली, उसे इतना बड़ा बनाया कि आज हर तरफ तुम्हारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं। अब ये तुम्हारा ब्रांड नहीं, मेरा ब्रांड बन चुका है। इसमें मेरी मेहनत लगी है, ना कि तुम्हारी। डिक कहता है कि देखो रे, पैसों के लालच में तुम बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे हो, ये गलत है। तब रे कहता है कि भाई, बिजनेस एक जंग है, जंग। यहाँ कुत्ता कुत्ते को काटता है, चूहा चूहे को। हारने वाले को देखकर जीतने वाले को दया नहीं आती, बल्कि ये लगता है कि इसकी पीठ पर कदम रखकर मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। यही है एक अच्छे बिजनेसमैन का कैरेक्टर। लगता है दोस्तों, रे इनके ओरिजिनल मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट तक को खुद ही खरीद लेने की बात कर रहा है। और तब मैक फोन लेकर कहता है कि गलती मेरी थी, जो उस दिन मैंने तुम्हें अपना ब्रांच खोलने की परमिशन दी। डिक ने तो मुझे वार्न किया था कि इस पे भरोसा मत करो, ये हमारे लिए खतरा बन रहा है, कहा था उसने, पर मैं नहीं माना। तुम्हारे पास आज पैसे हैं तो तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो ना, पर अब मैं तुम्हें सारे रेस्टोरेंट्स खरीदने दूंगा तब ना, मैं कोर्ट में तुम पर केस करूंगा। रे कहता है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, शायद केस में आप जीत भी जाएं, लेकिन सोचिए कि कई साल कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपके पास रकम और ताकत है क्या? नहीं ना। ये सुनकर मैक को डायबिटिक अटैक आ जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि स्ट्रेस की वजह से मैक को इस तरह का अटैक हुआ है, इन्हें आराम और मन की शांति की जरूरत है। तब वहां पर रे टपक पड़ता है और मैक को एक ब्लैंक चेक देकर कहता है कि आपको जो अमाउंट चाहिए वो इसमें लिख दीजिए, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर रे चला जाता है। अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं, खासकर डिक सोच में पड़ जाता है कि मैक की सेहत को देखते हुए इतने सारे रेस्टोरेंट्स को चलाना और रे पर काबू रखना बहुत ही मुश्किल होगा। उनके पास रे से लड़ने की ताकत नहीं है और न ही ऐसी आर्थिक स्थिति है। मैक भी कहता है कि सारे रेस्टोरेंट्स को बेच ही दो। फिर डिक रे को कॉल करके कहता है कि सारे मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स को
तुम्हारे नाम करने को तैयार हैं और बदले में हमें 2.7 मिलियन डॉलर्स चाहिए टैक्स वगैरह कट करने के बाद। आज की तारीख में वो अमाउंट होगा दोस्तों लगभग 115 करोड़ रुपए। वो एक और शर्त रखते हैं कि मैकडोनल्ड भाई जो फिलहाल अपना पहला वाला रेस्टोरेंट चला रहे हैं, यानी पहला मैकडोनल्ड्स, वो उन्हीं के पास रहेगा। उसे वो रे को नहीं देंगे क्योंकि वो उसे अपने स्टाफ को गिफ्ट करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सारे मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट्स को मिलाकर साल भर में रे जो मुनाफा कमाएगा उसका 1% उन्हें मिलना चाहिए। रे मान जाता है तुरंत और उन्हें अपना साइन किया हुआ चेक भी दे देता है। इस तरह रे मैकडोनल्ड्स का ओनर बन गया। अब मीटिंग के बाद रे रेस्टरूम में होता है और तब वहाँ पर डिक आ जाता है। पूछता है कि तुम जब पहली बार हमारे रेस्टोरेंट में आए थे तो हमने तुम्हें अपना किचन दिखाया, अपने काम का तरीका सब बताया, तुम्हें सब कुछ सिखाया। अगर तुम चाहते तो उन सब चीजों को सीख कर अपना खुद का कोई और रेस्टोरेंट खोलकर तरक्की कर सकते थे, लेकिन तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइज लेना ही क्यों सोचा? रे कहता है कि तुम्हारे ब्रांड का नाम, वो नाम मुझे अट्रैक्ट कर गया। तुम दोनों ने कईयों को अपना किचन दिखाया होगा, अपने रेस्टोरेंट के बारे में बहुत कुछ सिखाया भी होगा। उसमें से कईयों ने इस तरह के रेस्टोरेंट शुरू भी किए होंगे, लेकिन क्या वो सफल हुए? नहीं, क्योंकि उनके पास मैकडोनल्ड्स का ब्रांड नेम नहीं था। मैंने तो उसी दिन फैसला कर लिया था कि इस ब्रांड नेम के जरिए ही मुझे सफलता मिलेगी, और आज देखो वो ब्रांड मेरा हो गया। डिक कहता है तुम आज चाहे जो भी कह लो, लेकिन वो है तो हमारा ही ब्रांड, वो कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हमारे परिवार का नाम है। रे हंसकर कहता है ठीक है, जैसा तुम सोच लो, मुझे उससे क्या। ये कहकर वो चला जाता है। अब मैकडोनल्ड भाइयों के उस मेन ब्रांच से मैकडोनल्ड्स नाम हटा दिया जाता है और दूसरे किसी नाम से वो रेस्टोरेंट चलने लगता है। देखा दोस्तों, शुरू में तो ये दोनों रे पर हुक्म चला रहे थे, लेकिन अब रे ने इनका सारा बिजनेस खुद खरीद लिया। अब यहाँ से कुछ समय के बाद का सीन दिखाते हैं कि रे किसी इंटरव्यू के लिए रिहर्सल कर रहा है। वो कहता है कि एक 52 साल का आदमी किस तरह इतना बड़ा फूड एम्पायर एस्टेब्लिश कर पाया। उस उम्र में आमतौर पर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन मैंने उस उम्र में मेहनत की, कोशिश की और कोशिश के बाद कोशिश करता गया। सफल होने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, हार्ड वर्क और सही एटीट्यूड की जरूरत होती है। उसी की बदौलत आज दुनिया भर में मेरे हजारों रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। और दोस्तों तब उसकी वाइफ जोआन आती है। हाँ, रे ने जोआन से शादी कर ली थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। रुकिए जरा, एंड क्रेडिट से हमें पहले असली रे क्रॉक का इंटरव्यू दिखाया जाता है और रे की जो सेक्रेटरी थी वो आगे चलकर मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेशन की ओनर्स में से एक बनी। और रे का वो पीए था ना जो पहले उसके रेस्टोरेंट में काम करता था, उसे रे ने आगे जाकर कंपनी का सीनियर चेयरमैन बनाया। इतना ही नहीं, वो फाइनेंस स्पेशलिस्ट जिसने रे को रेस्टोरेंट की जमीन खरीदने का एडवाइस दिया था, वो 1967 तक मैकडोनल्ड्स का सीईओ रहा था, लेकिन बाद में किसी अनबन की वजह से उसने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1984 में रे क्रॉक की मौत हो गई और आखिर तक उसकी वाइफ जोआन उसके साथ ही थी। रे की मौत के बाद जोआन ने लगभग 1.5 बिलियन डॉलर चैरिटी के लिए डोनेट किया था। आखिरकार मैकडोनल्ड भाई, जिन्होंने मैकडोनल्ड्स को शुरू किया था, वो दोनों रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में टिक नहीं पाए और उन्हें मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट के मुनाफे का जो 1% मिलना चाहिए था वो उन्हें मिला ही नहीं। मालूम होता है कि वो टर्म्स तो रे और उनके बीच के एग्रीमेंट्स में थे ही नहीं, बल्कि रे ने सिर्फ जुबानी प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें 1% शेयर देगा। वेल, इस कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिए अपना, बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।